उसका सेक्शन बी कंप्लीट कर लेंगे, सेक्शन सी शायद उस पर पहुंच सकें। तो ये 23 का लेटेस्ट पेपर है, इसमें आपकी ग्रेफ आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अलावा और स्पेसिमेन पेपर के अलावा हमारे पास लेटेस्ट पेपर और कोई नहीं है। तो लेट्स जस्ट गो ऑन विद इट। नजफ मेहदी, राइट जी। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने पेपर में खोल के रखा हुआ है आपका। दिस इज द पेपर। अच्छा, अब थोड़ा सा जो पार्ट ए है ना, उसकी मार्क्स स्कीम जरा इंटरेस्टिंग है। मतलब मैंने जब पेपर ये देखा तो मुझे लगा कि जो पुराने तरीके से हम सॉल्व करते थे उससे बहुत कम मार्क्स आएंगे। तो हमें 3 पार्ट्स क्वेश्चन के आइडेंटिफाई करने और उसके मुताबिक आंसर करने। चले, काफी सारे बच्चे आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा सबको एक ही बार बता देता हूँ जी। बच्चों, हम करने लगे हैं वही पेपर जो हमने स्टार्ट किया था, जिसका सेक्शन ए किया था, उसका हम सेक्शन बी करना है, ये इन्फ्लेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स वाला। अब थोड़ा सा सेक्शन बी को देखिएगा। जो सेक्शन बी के पार्ट बीज हैं वो तो आसान है, पार्ट ए जो है वो जरा ट्रिकी सा कर दिया इन्होंने। तो उसको समझने के लिए कि उसको कैसे करना है, क्वेश्चन को 2-3 बार हम गौर से पढ़ेंगे। आपने भी एग्जाम में ऐसे करना है। 3 मार्क्स नॉलेज के हैं, वो आइडेंटिफाई करने के कैसे आ रहे हैं। 3 मार्क्स एनालिसिस के हैं, वो आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन ने एनालिसिस का पार्ट कौन सा किए है। और फिर इवैल्यूएशन, जिसमें कंक्लूजनरी स्टेटमेंट भी हम देंगे। तो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन तसल्ली से इसको जरा देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन है सेक्शन बी के। सो जस्ट रीड थ्रू इट। मैं पहला वाला आपके साथ पढ़ रहा हूं। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्राइस इन रिसोर्स एलोकेशन। एक सेकंड जी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है जी, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्राइस इन रिसोर्स एलोकेशन एंड कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फंक्शंस इन रिलेशन टू द पोटेंशियल इफेक्टिवनेस ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी। अब इसमें की टर्म भी कोई खास नजर नहीं आ रही मार्केट इकोनॉमी के अलावा, वो ऑटोमेटिकली जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बीच में आ जाएगी। सॉरी, आई थॉट इट वाज अ किड। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है में नॉलेज के मार्क्स क्या है। उसने साफ साफ बोला है प्राइस के फंक्शंस बताओ। 4 फंक्शंस है प्राइस के, 3 भी बता देंगे, हर का एक एक मार्क आएगा, लेकिन एक्सप्लेन करना है, सिर्फ लिस्ट नहीं करने। अब ये टॉपिक मुझे पता है कई बच्चों को इस वक्त इतना अजीब सा फील हो रहा होगा कि यार ये टॉपिक इतना पढ़ा हुआ नहीं होता, समहाउ बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो अच्छा है, इसी बहाने एक क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों की इस पे ग्रिप आ जाएगी। और फिर जब वो कहते हैं ना कंसिडर, कंसिडर मींस पहले वो पूछ रहे हैं कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फंक्शंस इन रिलेशनशिप टू द पोटेंशियल इफेक्टिवनेस ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी। क्यों ये मार्केट इकोनॉमी के लिए इफेक्टिव है, कैसे इन फंक्शंस की वजह से मार्केट इकोनॉमी यानी प्राइवेट सेक्टर प्राइस मैकेनिज्म इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर सकता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। और फिर हम नेगेटिव्स लेंगे फॉर इवैल्यूएशन के, क्यों ये फंक्शन जो हैं मार्केट इकोनॉमी में इफेक्टिवली नहीं काम कर सकते, रिसोर्स एलोकेशन को खराब कर देते हैं। रिसोर्स एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको बार बार ध्यान में रखना है कि क्या रिसोर्सेज सही तरह अच्छी तरह एलोकेट हो रहे हैं कि नहीं। तैमूर अरसल, हु इज तैमूर अरसल? बड़ी जल्दी से इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को। हाँ जी, हु आर यू मेरा बेटा? अब्दुल रहीम, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब्दुल वहीद, अच्छा आप डिफरेंट नेम से आए, ठीक है, गॉट इट गॉट इट। ओके जी। अब जरा क्वेश्चन को देखिए, इसके 3 पार्ट्स को आइडेंटिफाई करें। पहले 3 मार्क्स नॉलेज के हैं, वो हैं जी फंक्शंस ऑफ प्राइस। वही राशनिंग, इंसेंटिव, क्या उसको बोलते हैं, एलोकेशन या सिग्नल, ठीक है। एंड कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फंक्शंस इन रिलेशन टू पोटेंशियल इफेक्टिवनेस ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी, कि क्या रिसोर्स एलोकेशन की वजह से अच्छी होती है। हमने 3 मार्क्स के लिए एनालिसिस करना है कि क्यों इन फंक्शन की वजह से एफिशिएंसी आती है, प्राइवेट सेक्टर कितना अच्छा काम करता है, चॉइस बढ़ती है, फर्म्स को प्रॉफिट मिलता है, मोटिव की वजह से वो क्वालिटी बेहतर करते हैं, वो चीज़ें। और फिर क्यों कामयाब नहीं होती, डीमेरिट गुड्स ज़्यादा बन जाती हैं, मेरिट गुड्स कम बनती हैं, पब्लिक गुड्स सिरे से नहीं बनती। ये हमारा क्वेश्चन का ओवरऑल स्केच है। किसी बच्चे को पार्ट ए में बेसिक्स में अभी तक कोई मसला आ रहा हो, मैंने इसके आंसर प्रिपेयर कर दिए ताकि आप लोगों के लिए जरा डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से हम कर सकें। अभी तक सबको क्लियर है? चलें जी, मैं इसको अब आंसर करता हूं आपके साथ। चलिए थोड़ा सा आप लोगों से ही पूछ लेते हैं।
अच्छा भी बच्चे आज बहुत लेट आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिवनेस जरा कम हो रही है क्लास की। अस्सलाम वालेकुम फासी एंड तोहा, प्लीज कम इन टाइम ऑन टाइम। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्राइस। 3 मार्क्स नॉलेज के आपको मिल जाएंगे जब आप फंक्शंस ऑफ प्राइस के दो दो लाइंस में एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद उनको किस तरह कहना है, इन रिसोर्स एलोकेशन, ये माइंड में रखना है। और consider the importance of these functions in relation to the potential effectiveness of market economy। क्यों इनकी वजह से मार्केट इकोनॉमी इफेक्टिव होती है, उसके बेनिफिट्स, और क्यों इफेक्टिव नहीं हो पाती, वो हमारे 2 मार्क्स इवैल्यूएशन के आएंगे। तो मैं जल्दी से, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, इसको जल्दी से देख लेते हैं कि हमने कैसे सॉल्व करना है। और लेट आ रहे हैं बच्चे जिसकी वजह से काफी काम खराब हो रहा है। ऑलराइट जी, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। जो लेट आए क्वेश्चन को एक बार जल्दी से खुद पढ़ लें। अब ये आपकी मार्क स्कीम बड़ी ट्रिकी सी है। 12 वाली आसान है, 8 वाली ट्रिकी है। बज़ाहिर लगता है फंक्शंस ऑफ प्राइस को अच्छी तरह बता दिया जाए, मेरे 6 मार्क्स आ जाएंगे इवैल्यूएशन के, 2 नहीं। नॉलेज सिर्फ मार्क्स मिलेंगे आपको जब ये फंक्शंस ऑफ प्राइस मैंने बहुत डिटेल में कर दी है, आप लोग बेसिक भी करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले एहतियातन हम मार्केट इकोनॉमी को डिफाइन कर देंगे। एन इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। Price mechanism operates and profit is the main motive. There is no or minimal government intervention. Price plays a crucial role in resource allocation in a market economy. Here are some of the primary functions of price. Signaling की बात करते हैं, मैंने 3 पे वेट किया ताकि आपको एक टॉपिक रिवाइज हो जाए, मैंने बहुत डिटेल में लिखा है। Price act as signals of the relative scarcity and abundance of goods and services. फिर कोई बच्चा इस वक्त आ रहा है, गुड टू सी यू आलिया, जरा टाइम पे आइएगा बेटे। सिग्नलिंग पहला, प्राइस एक्ट एज सिग्नल ऑफ द रिलेटिव स्कार्सिटी एंड अबंडेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे व्हेन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस इज हाई, उसकी प्राइस बढ़ती है। Signaling to producers that more resources should be allocated to producing that good or service, and opposite उसका क्या है, when demand for a product is low, price tends to fall, signaling to producers that fewer resources should be allocated to producing that good or service। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, प्राइस सिग्नल दे रही है। जिस चीज की प्राइस बढ़ रही है इसका मतलब है या उसकी शॉर्टेज है किसी वजह से, या डिमांड बढ़ने की वजह से, या सप्लाई कम होने की वजह से। जब शॉर्टेज है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट नजर आ रहा है, वो ज्यादा रिसोर्सेज उस तरफ एलोकेट करेंगे। और जब प्राइस गिरेगी, मींस डिमांड गिर गई है, तो कम रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे। सिग्नलिंग समझ आ गया मेरे बच्चों? ओके। इंसेंटिव बिल्कुल एक ही चीज है, 3 बार हम डिफरेंट एंगल से इसको देख रहे हैं। Prices also act as incentive for producers to allocate resources efficiently. When price of a good or service is high, producer को क्या incentive मिलता है? To allocate more resources towards them, ताकि ज़्यादा profit कमा सकें। Opposite है जी, जब price गिरेगी तो producer का incentive कम होगा, वो कम resources उस तरफ लगाएंगे। Simple demand and supply की बात है। Market economy, free market है सारी। अच्छा जी, अब फिर एक बच्चे ने या ज्वाइन किया है। राइट जी बच्चों, माई रिक्वेस्ट टाइम पे आया करें, क्लासेस इफेक्टिव होती ज़्यादा। राशनिंग आखिरी, prices help ration scarce resources by allocating them to those who are willing to pay the highest price. This means that resources are allocated to those who value them the most, resulting in a more efficient allocation of resources. दुनिया में अगर आप गौर करें तो ज़्यादा चीज़ें कौन सी बन रही हैं जिनकी लोग प्राइस देने को तैयार हैं, स्पेशली लग्जरीज, ये लेटेस्ट फोन्स, गाड़ियां वगैरह। तो रैशनिंग का फंक्शन क्या कर रहा है? जिस चीज की प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कंज्यूमर उस पर ज्यादा विलिंग है खरीदने को, उस पर ज्यादा वैल्यू डाल रहा है, तो रिसोर्सेज उस तरह एलोकेट हो जाएंगे ज्यादा एफिशिएंटली कंज्यूमर्स की डिमांड के मुताबिक। किसी को इन तीनों फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो? रैशनिंग नहीं समझ आया? देखो मेरा बेटा, जब प्राइस बढ़ती है चमन, तो अमीर आदमी अफोर्ड कर सकते हैं, खरीदते रहते हैं, गरीब और मिडिल क्लास रैशन आउट हो जाते हैं। तो इस फंक्शन ने क्या किया कि सिर्फ वही चीज खरीद पाएगा, ले पाएगा जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है। लिहाजा रिसोर्सेज किस तरफ एलोकेट होंगे? उन चीजों की तरफ जिसको लोग पे करने के लिए तैयार हैं, तो वेस्टेज बचाई जाएगी। नहीं 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 बेटे, वो गवर्नमेंट रैशनिंग एक और चीज है। यहाँ हम फंक्शंस ऑफ प्राइस पढ़ रहे हैं, फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं।
मैं आपको दोनों का फर्क दोबारा समझाता हूँ। ये अलग है। गवर्नमेंट का रैशनिंग मैकेनिज्म क्या है जी? इतनी चीजें बना दो, लेट्स से इतने टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करो, उसमें से इतने जाएंगे बलोचिस्तान, इतने जाएंगे पंजाब, इतने सिंध, एंड इतने सरहद। ठीक है, वो है गवर्नमेंट का रैशनिंग। कंपनीज को भी बताते हैं, फर्म्स को, कि इतना इतना प्रोड्यूस करो, फिर उसको जरूरत की बेस के मुताबिक एलोकेट कर देते हैं कोटास। ये रैशनिंग प्राइस कर रही है। अगर प्राइस बढ़ रही है, सिर्फ अमीर खरीद पा रहा है, प्राइस गिर रही है तो गरीब भी खरीद पा रहा है। तो जब जो वैल्यू कंज्यूमर्स प्लेस कर रहे हैं गुड पे, वो किस तरह शो हो रही है? प्राइस की शक्ल में। तो राशन होकर रिसोर्सेज किस तरफ एलोकेट हो रहे हैं? उन लोगों की तरफ जो अफोर्ड कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। ये रैशनिंग का फंक्शन है यहाँ पे। क्लियर हो गया? टारगेट मार्केट बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा आप लोग अपने, ये तो मैंने बहुत डिटेल में करा दिया आपको। जरा माइक बंद कर दीजिएगा। आपको कन्वर्सली उल्टा करने की जरूरत नहीं है। सीआई सिर्फ वन साइड कहता है। जैसे सिग्नलिंग, प्राइस सिग्नल बन जाता है। जिस चीज की प्राइस बढ़ रही है, क्या सिग्नल है प्रोड्यूसर्स को? कि ये चीज डिमांड में है, शॉर्टेज है, ज्यादा बनाओ प्रॉफिट आएगा। इंसेंटिव क्या मिलता है? जिस चीज की प्राइस बढ़ रही है, फटाफट ज्यादा बनाओ। अब जब भी कारोबार करते हैं, यही सोचते हैं कि कौन सी चीज बनाओ जो ज्यादा डिमांड में है, उसमें जो प्रॉफिट मिलेगा। रैशनिंग, कौन सी चीज बनाओ जिसपे कंज्यूमर्स वैल्यू डाल रहे हैं और पे करने के लिए तैयार हैं। ये कॉन्सेप्ट है। समझ आ गया? यस मेरा बेटा। नहीं है, बिकॉज रिसोर्स एलोकेशन जो है वो प्रोड्यूसर की साइड से मेनली होती है, लैंड लेबर कैपिटल वगैरह की। ठीक है, जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है वो तो दोनों साइड से है ना, लेकिन आपने कंज्यूमर का रोल यहाँ पे नहीं करना। अब इसी को आप लोग फायदे बनाए फ्री मार्केट के। सिग्नलिंग, इंसेंटिव और रैशनिंग की वजह से क्यों फ्री मार्केट अच्छी हो जाएगी, बताएं जल्दी से। 3 मार्क्स लेने हैं हमने, 3 फायदे बताने हैं फ्री मार्केट। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स होगी, कैसे? हम्म, कोई सरप्लस, कोई शॉर्टेज नहीं रहेगा। हम्म, प्रॉफिट बढ़ने से, यस, फर्म्स मजीद इन्वेस्ट करेंगी, जॉब्स क्रिएट करेंगी, इकोनॉमी को फायदा होगा, कंज्यूमर्स की चॉइस बढ़ेगी, वेलफेयर बढ़ेगी, एफिशिएंसी आएगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला यूज करेंगे। वो सारे फायदे इससे लिंक कर दें। समझ आ गया मेरा बेटा या नहीं? आई नो इट्स अ बिट ऑड द क्वेश्चन, लेकिन समझ आ रहा है। हम उसके 3 हिस्से एड्रेस कर रहे हैं। पहले तीनों फंक्शन बता दिए, अब उनके फायदे। Importance of these functions of price in relation to potential effectiveness of market economy cannot be overstated. In a market economy, prices are determined by the forces of demand and supply, which work together to allocate resources efficiently. When prices are allowed to freely adjust based on market conditions, producers and consumers are um, incentivized to allocate resources in the most efficient way as possible. This can lead to a more efficient allocation of resources, increased economic growth, higher standard of living, more choice, वही सारे। However, अब हम 2 मार्क्स ले रहे हैं इवेल्युएशन के, कि क्यों ये अच्छा नहीं होता समटाइम। It is important to note that market failures can occur when prices do not fully reflect the true cost and benefit of a good or service, such as in case of externalities यानी pollution वगैरह, or public goods. In these cases, government intervention may be necessary to correct market failure and ensure the resource are allocated efficiently. आसान क्वेश्चन था, सिर्फ wording उसकी जरा मार्क्स स्कीम डिकोड करना थोड़ा मुश्किल था। बच्चों समझ आ गया या नहीं? करें करें, जितने मार्केट फेलियर आपके माइंड, 2 मार्क्स है ना सिर्फ, तो मैंने सिर्फ 2 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो बैक अगेन। मार्क्स, जी 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 जी। हम्म, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी अब माइक्स बंद कर दें, सबको समझ आ गया है? वरना डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा हूँ। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? हम्म, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, लेकिन तीनों का एक अलग अलग रोल आ रहा है, प्राइस का एक अलग अलग फंक्शन आ रहा है। समझ आ रही है? इसलिए उसको हम अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हैं। बात तकरीबन सेम है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस चीज?
नहीं, इंसेंटिव है प्रॉफिट का, सिग्नलिंग है कि रिसोर्सेज के साइड पे लगाओ, एंड मोटिव प्रॉफिट ही है, बट बात अलग हो जाती है। सिग्नल क्या आया जी, इस तरफ जाओ, क्यों, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उस तरफ लेके जाओ, कंज्यूमर खरीदने को तैयार है। इंसेंटिव पीछे क्या था, प्रॉफिट बनाऊंगा। रैशनिंग क्या की, उन कंज्यूमर्स को टारगेट किया जो पैसे देने को तैयार है, इसलिए सिगरेट्स बन रही है, इसलिए अल्कोहल बन रही है, गलत चीजें। समझ आ रही है बात? यस मेरे बच्चों, शाबाश। ये कि कहाँ कहाँ मार्केट फेल हो रही है, बस ये चीज, और गवर्नमेंट का आना जरूरी है। किसकी जरूरत नहीं है? ये एवोल्यूशन ही है, हाउएवर जो मैंने लिखा हुआ है ना, जहां मार्केट फेलियर्स हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट, पब्लिक गुड, डीमेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स, वहां गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे प्राइस के फंक्शंस इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन करेंगे। समझ आ गई बात बेटे? ओके, आई एम होपिंग सबको काफी अच्छा समझ आ गया, वरना कल ये वीडियो दोबारा देखना, लेटेस्ट पेपर है, इस पे मैं एंड पे भी आके शायद दोबारा ये करवाऊं आपको। चले जी, अब वापस चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है, कैन बी इजीली डन यूजिंग द मार्क स्कीम। तो जरा क्वेश्चन देखो, मुझे 12 मार्क के दोनों क्वेश्चन आसान लग रहे हैं और 8 वाले दोनों मुश्किल लगे, फॉर स्टूडेंट्स रीजन। तो मुझे लगा कि यार 8 वालों में से मेरे बच्चे शायद 3 to 5 स्कोर करेंगे, और 12 वाले में से 12 के 12 ही स्कोर कर सकते हो आप। तो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड सिंपलेस्ट क्वेश्चन यू कैन इमेजिन। आज 75% तो उसने दे दिया है सारा आपका, यू नो, फंक्शंस ऑफ प्राइस के ऊपर, उनके ऊपर क्वेश्चन दे दिया है, बल्कि पूरा ये उस पर दे दिया है। असेस वेदर ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। सही है। इसकी मार्क स्कीम जरा मुझे कोई बच्चा बताएगा, एनालिसिस के चार चार कैसे डिवाइड करोगे? यस, यस, कि व्हाई दे शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज, व्हाई दे शुड नॉट बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज, और फिर वैल्यूएशन क्या होना चाहिए ऑन द होल इन मार्केट इकोनॉमीज, कहाँ कहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी का रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, और कहाँ कहाँ फ्री मार्केट चलती रहे। बात समझ आ गई? तो लेट्स स्टार्ट। इसकी मार्क्सी में भी अब दिखाता हूँ, लेकिन मैं पहले आप लोगों के कॉन्सेप्ट सही करना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जी जी मेरा बेटा। यस, हम ना आस्क अवे। वही है, मार्केट इकोनॉमी के, मार्केट इकोनॉमी के अप टू 4 व्हाई दे शुड नॉट बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज, उसके एडवांटेज क्या है मार्केट इकोनॉमी के, फ्री मार्केट के। अप टू 4 व्हाई दे शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज, कहां कहां वो फेल हो रही है, मार्केट फेलियर्स, फिर वैल्यूएशन। समझ आ गई बात? हम ना, क्वेश्चन है कि मार्केट से मिक्स्ड इकोनॉमीज पे क्यों जाया जाए, क्या सब मार्केट इकोनॉमीज को मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। जी बेटे, पूछे पूछे, आपकी आवाज कट रही है। बाकी माइक्स बंद कर दें, ये बच्चे की आवाज मुझे नहीं आ रही। अब दोबारा बोलिएगा। अच्छा बात, नहीं, एज सच नहीं। फ्री मार्केट क्यों अच्छी है, 4 मार्क्स। नहीं बताना, फ्री मार्केट क्यों अच्छी है, 4 मार्क्स। फ्री मार्केट क्यों बुरी और मिक्स्ड होनी चाहिए, 4 मार्क्स, ठीक है। और फिर इवैल्यूएशन, कहाँ कहाँ फ्री मार्केट जरूरी है और कहाँ कहाँ मिक्स्ड होना जरूरी है। समझ आ गई बहुत? जी सॉरी। कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैं भी आपको करवाता हूँ, लेट्स डू इट। शुड का वर्ड उसने खुद बोला हो तो नॉर्मेटिव है ये, ठीक है ही ओपिनियन बेस्ड मेनली। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट मी स्टार्ट द आंसर विद यू गाइस। मैं एक एक बच्चे को पूछूंगा नाम ले लेके, ताकि माइक्स डिस्टर्ब ना हो, और बाकी सब बंद कर दो। अप टू 4 मार्क्स, मिक्स्ड ऑन मार्केट को तो आप डिफाइन कर देंगे, वो तो अंडरस्टूड है। मुझे बताएं क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, मार्केट इकोनॉमी क्यों अच्छी है, सारे उसके फायदे 3 4 मुझे बता दें। लेट्स से अब्दुल अहद सुबहान, शाबाश, मुझे बता दें 4 बेनिफिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी जो हमेशा हम करते हैं।
व्हाई इज दैट? शाबाश, एक्सप्लेन करो। चॉइसेस ज्यादा क्यों होती हैं? ओके, बेहतर है, लेकिन वर्ड मैं सुनना चाह रहा था। अब्दुल अहद, माइक जरा बंद कीजिए। वो अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट है। पहला है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर के लिए चॉइसेस बहुत बढ़ जाती हैं। वो सॉवरन हो जाता है, जरूर लिखना है सॉवरनिटी उसकी, और जो चाहता है वो बनता है। एक मार्क समझे, आ गया। अब दूसरा फायदा जी, प्रॉफिट मोटिव वाला किसी बच्चे ने बोला था, वो एक्सप्लेन करें। प्रॉफिट मोटिव की वजह से क्या फायदा आता है मार्केट इकोनॉमी में? लीस्ट कॉस्ट पे बनाएंगे, लेटेस्ट मेथड्स यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्शन होगी, वेस्टेजेस नहीं होंगी। गुड वर्क। आप बिल्कुल कहें कि प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हो जाएंगे। लीस्ट कॉस्ट मींस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। नंबर थ्री, अब कोई और बच्चा बताए जी, प्रॉफिट और एफिशिएंसी के अलावा फ्री मार्केट के फायदे। शॉर्टेज और सरप्लस नहीं होगा, बिकॉज इमीडिएटली सप्लाई एंड डिमांड वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। वेरी गुड। एक और बताएं जी। वैसे हमारे ठीक हो गया आंसर, लेकिन एहतियातन एक और बता दें। मेरिट गुड डीमेरिट नुकसान है बेटे, वो नुकसान है, वो उल्टा लिखेंगे। अभी पहले फायदे पूरे करो। एफिशिएंसी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कंज्यूमर, वो हो गया, कंज्यूमर सॉवरेंटी हो गया। हाई क्वालिटी, यस गुड। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब चुप जाए। शाबाश, बिल्कुल प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब माइक्स बंद कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब माइक्स बंद कर दें प्लीज, शहरियार एवरीवन। ये देखिए मार्क स्कीम, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चार बेनिफिट्स हमने लिखने हैं मार्केट इकोनॉमी के, और एक्सप्लेन का वो मतलब है कि दो एक लाइनें कम से कम लिखी हुई हो। तो लेट अस क्विकली सी। ये देखिए जी, 4 मार्क्स। नहीं, ये तो मैं कहीं आगे, अच्छा पीछे होगी। यस। वो कहता है जी, नो, व्हाई शुड दे नॉट बी मार्केट मिक्स्ड इकोनॉमीज? Explanation of why market economies should remain as they are: because there is no or minimal government intervention. Decisions are taken on the basis of demand and supply. Competition is encouraged, so production is efficient. Consumers and producers act on their self-interest. हमने तो इससे बहुत अच्छा आंसर दिया है। ये खैर मार्क्स की में उसने सिर्फ हिंट दिया है हमें। कंज्यूमर सॉवरेंटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिट मोटिव, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू सरप्लस शॉर्टेज को एलिमिनेट कर रहा है, रिसोर्सेज को मोस्ट एफिशिएंट तरीके से जहां चाहिए वहां लगा रहा है। यस, व्हाई दे शुड टर्न इनटू मिक्स्ड इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी में, हाँ बिल्कुल, मार्केट इकोनॉमी में पब्लिक गुड्स नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? थोड़ा एक्सप्लेन करें, थोड़ा एक्सप्लेन करें। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन ड्राइवेबल, लीड टू फ्री राइडर प्रॉब्लम। जबरदस्त। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हो गए हैं, बाकी जो खामोश है उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद जी, अंडर कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर, ओवर कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर। तो या प्राइसेस बहुत हाई और बहुत लो हो जाती हैं, या कभी कभी अनस्टेबल, इसको बेशक छोड़ दो। तीन मार्केट फेलियर कर दो, पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स, या मोनोपोलीज की बात कर दो, पोल्यूशन की बात कर दो। ठीक हो गया। ये आपके 8 मार्क्स, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर इन अ पोजिशन टू गेट ऑल 8 अनलेस यू मेस अप द क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को ये क्वेश्चन ऐसे समझ आया था जैसे मार्क्स की में? जरा बताइए मुझे। कुछ बच्चे प्लान्ड इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वो मिक्स में ऑटोमेटिकली प्लान्ड का फैक्टर आ रहा है ना, तो अलग से उसकी जरूरत नहीं है। अब इवैल्यूएशन जी। यस यस यस। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन ये क्या ही नहीं रहा ना आपको। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपको इस्लामाबाद जाना चाहिए कि नहीं, लाहौर के मुकाबले में? समझ आ रही है? मार्केट इकोनॉमी से हमें मिक्स्ड इकोनॉमी, इस्लामाबाद जाना चाहिए कि लाहौर में ही रहना चाहिए? 4 मार्क्स, वाई वी शुड स्टे इन लाहौर। 4 मार्क्स, वाई वी शुड गो इन इस्लामाबाद। कुछ समझ आ रही है?
तो यू शुड नॉट मेक इट ओवर कॉम्प्लिकेटेड हियर। इवैल्यूएशन जी, कहां कहां फ्री मार्केट इकोनॉमी चाहिए? अदर देन मार्केट फेलियर्स हर जगह फ्री मार्केट अच्छी है, लेकिन सब मार्केट्स में नहीं। पब्लिक गुड्स के केस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए, मेरिट गुड्स के केस में, डीमेरिट गुड्स के केस में टैक्सेस वगैरह चाहिए, ताकि गवर्नमेंट उनकी कंजम्पशन को एंड प्रोडक्शन को ऑप्टिमलाइज कर सके, ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन ना हो रही हो, मोनोपलीज को गवर्नमेंट रेगुलेट कर सके। ये इसका आंसर है। इवैल्यूएशन ऑफ वेदर ऑल मार्केट शुड बी मिक्स्ड इकोनॉमीज लीडिंग टू अ जस्टिफाइड कंक्लूजन। पॉइंट्स टू कंसिडर may include whether government should provide public goods, merit goods, reduce the provision of demerit goods, intervene in the price mechanism। कुछ समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? ऑल मार्केट्स शुड नॉट बी मिक्स्ड इकोनॉमी। जितना ज्यादा फ्री मार्केट को, जिन चीजों में लग्जरीज में वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं उनको करने दो, कम से कम रेगुलेशन करो। मेरिट डीमेरिट गुड्स में करो इंटरवेयर, पब्लिक गुड्स खुद प्रोवाइड करो। जो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है इसमें गवर्नमेंट आए, क्योंकि वो फ्री मार्केट कम प्रोड्यूस कर रही होती है, नेसेसिटीज कम बना रही होती है, उसमें गवर्नमेंट आए। हर मार्केट नहीं जरूरी। फ्री मार्केट को जितना फ्री हैंड दोगे उतनी अच्छी परफॉर्म करेगी। समझ आ गया? ओके जी। एनी क्वेश्चन हियर? हम्म। कोई शॉर्टेज, कोई सरप्लस नहीं। वही सिग्नलिंग, एलोकेशन, इंसेंटिवाइजिंग आप दोबारा लिख सकते हो। प्राइस के सारे फंक्शंस जिसकी वजह से इकोनॉमी एफिशिएंट और सेल्फ रेगुलेटिंग हो जाती है। ठीक हो गया? शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके आई गेस यस। थर्ड देखें जी, किसी ने पिछला पूछना जल्दी से पूछ लो, और आई थिंक दिस वाज अ बेटर क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। थर्ड वाले का ए पार्ट आप लोगों को जरा मुश्किल होगा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जरा आप लोग इसकी मार्क स्कीम जरा खुद सोचने की कोशिश करें। एक्सप्लेन द पॉसिबल इकोनॉमिक रीजंस फॉर इनइक्वालिटी। ये नॉलेज के 3 मार्क्स आ गए। ठीक है, ये नॉलेज के 3 मार्क्स आ गए। उसके बाद जी, एंड कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फंक्शंस। ओ मैं कौन सा पढ़ रहा हूं, सॉरी। एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस फॉर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, 3 मार्क्स यहां पे नॉलेज के। कंसिडर वेदर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैन बेनिफिट द इकोनॉमी, 3 मार्क्स आ गए एनालिसिस के। और 2 मार्क्स कहां बेनिफिट नहीं होते इनइक्वालिटी की वजह से। ये क्वेश्चन ऑनेस्टली आई थिंक इवन इन्होंने जो अपने सिलेबस दिया है उसकी हद से भी आगे चले गए। सो क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट टफ, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत आसान है। शेल वी क्विकली डिस्कस इट जुबानी पहले, और फिर जाके आंसर जो मैंने बनाया आपको भेजता हूँ, सो दिखाता हूँ। पॉसिबल इकोनॉमिक रीजंस, सॉरी A2 वाले बच्चे, आप लॉरेंस कर्व बनाने का फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा। लॉरेंस कर्व बनाने का फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा। हमें रीजंस देनी है इनइक्वालिटी की। कुजनेट कर्व बना सकते हो, कुजनेट कर्व बना। सॉरी सॉरी, बिल्कुल। हाँ, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं, डायरेक्ट टैक्सेस तो प्रोग्रेसिव होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो 3 रीजन। जी जी बेटे जी। मसलन कौन सा? कौन सा? इन्फ्लेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। रीजन फॉर इनइक्वालिटी में इन्फ्लेशन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको वो 3 रीजन जो मैंने आपको पढ़ाई हैं उनसे पहले मैं बात कर रहा हूं। Inequality may result from use of indirect taxation. Indirect taxes are regressive in nature. They take a larger proportion of poor's income and a smaller proportion of rich's income. Hence, income gaps widen. For example, GST, value added tax, etc. समझ आ गया? 1 मार्क आपका सिक्योर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? Second reason can be reduction in direct taxes. Direct taxes are progressive in nature. If you reduce them, there'll be more burden on poor people. More of their income will be taken away, and less of richest income proportion will be taken away. Income gaps will widen. तो एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अगर कम की जाती है, हाईएस्ट इनकम से टैक्स रेट कम कर दिया जाता है, तो वो जो इनकम गैप्स कम हो रहे थे प्रोग्रेसिव नेचर की वजह से,
अब गरीबों पे बोझ ज्यादा पड़ेगा, अमीरों पे कम, इनकम गैप्स बढ़ जाएंगे। लास्ट जी, removal or reduction of transfer payments such as unemployment benefits, food support, income support, pensions. In this case as well, income redistribution from rich to poor will reduce. Less money will be taken from taxpayer to pay unemployed and economically inactive people. समझ आ गया मेरा बच्चा? किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? ये तो बहुत ही अच्छा है ना, ये तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे जाओ तो बहुत आसान है। क्यों इनकम इनक्वालिटीज हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ लोग जॉब पे हैं, कुछ नहीं है। कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर में कर रहे हैं, कम कमा रहे हैं, कुछ सेकेंडरी टर्शियरी में ज्यादा कमा रहे हैं। कुछ लोग ज्यादा स्टडी करके, आप जैसे बच्चे जैसे कर जाओगे, यू विल बी अर्निंग मच हायर देन दोज हु कुड नॉट स्टडी। इनइक्वल अपॉर्चुनिटीज थी। सॉरी? ब्रेन ड्रेन, हाँ, कि वो बाहर जाके ज्यादा कमाना शुरू हो गए और लोकल लोग कम कमा सके। वेरी गुड, गुड थिंकिंग। मेरी बात सुनो, अगेन अगेन, डोंट गेट टू इन्वेस्ट। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो सब। आप लोग माइक्स बंद कर दो। डोंट गेट टू इन्वेस्टेड। 3 मार्क्स है सिर्फ रीजंस फॉर इनइक्वालिटी के। अब हमने देखना है कि इनके बेनिफिट्स क्या है। जब इनइक्वालिटी बढ़ती है, हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस कम होने से। ठीक है, उससे इकोनॉमी को क्यों बेनिफिट होता है? जरा फिस्कल पॉलिसी के फायदे सोचें। एक्सपेंशन, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, अर्नर्स जो है वो स्पेंड करेंगे। हायर इनकम से टैक्स कम कर दिया गया है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, जीडीपी एंड ग्रोथ आएगी। ठीक हो गया। इसी तरह फर्म्स को कॉर्पोरेशन टैक्स कम करेंगे, वो सप्लाई बढ़ाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाएंगे, उससे वर्कर्स ट्रेन हो जाएंगे एंड ऑल दैट। तो ये फायदे। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान सारे इनइक्वालिटी के सोशल हैं। जब इनकम गैप्स बढ़ते हैं तो क्या क्या मसले आते हैं कंट्री में? क्राइम रेट्स बढ़ते हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। सोशल अनरेस्ट बढ़ता है, वर्कर्स डी स्किल हो जाते हैं, वो अपना काम करना भूलना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा देर जॉब उनकी चली जाए। तो ये सारे आपकी इवैल्यूएशन हो गई। तो कीप इट वेरी सिंपल। रीजंस लें इनइक्वालिटी की। डायरेक्ट टैक्सेस का कम होना, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ना। पूरा समझाओ कैसे वो प्रोपोर्शनेटली इनकम का हिस्सा ले रहे होते हैं, गरीब का ज्यादा और अमीर का कम। उससे इनकम गैप्स बढ़े। आपने ट्रांसफर पेमेंट्स हटाई, गरीबों को अमीरों से लेके कम पैसा दिया, उससे भी इनकम गैप्स बढ़े। फिर इसके फायदे क्या हैं? क्योंकि उसने कहा ना कंसिडर वेदर, तो इवैल्यूएशन का उसने मौका दे दिया कि 2 मार्क्स बेनिफिट के अलावा नुकसानों के भी लीजिएगा। बेनिफिट्स वही हैं जी। हायर इनकम टैक्सेस जब कम किए जाएंगे तो वर्कर्स को काम करने का इंसेंटिव आएगा, फर्म्स को इन्वेस्ट करने का इंसेंटिव आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, एक्सपेंशनरी इकोनॉमी हो जाएगी। फिर इसी तरह, यस मेरा बेटा। इसका बेनिफिट नहीं तो नुकसान आएगा ना। 2 मार्क्स इवैल्यूएशन के नुकसान की भी तो है ना मेरे बेटा। यस, समझ आ गया। बेनिफिट्स करने के बाद फिर नुकसान क्या है जी? लॉन्ग टर्म ये सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकेगी, लोग डिसमोटिवेटेड हो जाएंगे, सोशल अनरेस्ट आएगा, क्राइम रेट बढ़ेगा। इसकी वजह से मुल्क में इनकम इनक्वालिटीज ज्यादा देर के लिए अच्छी बात नहीं है। समझ आ गया मेरा बेटा, या कोई कंफ्यूजन? इसका इसका मैंने एक आंसर बनाया, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस भी दे दिए हैं। पहले 3 जो हमने पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, वो सब क्लियर किए हैं। फिर एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस दे दिए हैं। और एंड पे जी, क्यों ये अच्छा है और क्यों बुरा है। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। एनी कंफ्यूजन मेरा बेटा? ओके, बैक टू द पेपर। लास्ट पार्ट जी, ताकि हम कम से कम सेक्शन बी तो नहीं, हम सेक्शन सी पे भी जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब डायग्राम बनाना मस्ट है। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो एनालिसिस एंड नॉलेज के 8 में से मैक्सिमम 5 मिलेंगे आपको, 3 to 5 हो देगा मैक्सिमम। तो डायग्राम बनाओगे तो ऑल 8 मिल सकते हैं। assess whether the introduction of a minimum price in a market can be justified. Do I have any student in this class जिसको minimum price का ग्राफ ना आता हो? Does that mean I should not draw it? या एक बार बना के दिखाऊं? above equilibrium लगेगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो let's just quickly make a diagram to see how it works.
क्योंकि वी डोंट वांट लीव एनी स्टोन अनटर्न नियर एग्जाम्स। क्या पता ऐसा क्वेश्चन आए, आपको बनाना पड़े और उस वक्त कोई लेबलिंग में कोई छोटा मोटा मसला है तो उसको हम ठीक करें। सिंपल जी, माइक्रो है, प्राइस, क्वांटिटी, एक डिमांड कर्व लगाएं, एक सप्लाई कर्व लगाएं, उनका इक्विलिब्रियम बनाएं। ये प्राइस चल रही थी बिफोर मिनिमम प्राइस वाज इम्पोज्ड एंड दिस वाज द क्वांटिटी। अब मिनिमम प्राइस इज ऑलवेज ओनली इफेक्टिव अबव इक्विलिब्रियम। जब हम इसके ऊपर गए, पहले डिमांड कर्व आया, सिर्फ Q1 डिमांड हो रही है, फिर इसी प्राइस को लेके सप्लाई कर्व तक गए, Q2 सप्लाई हो रही है, Q1 से Q2 सरप्लस पैदा हो गया। ठीक है, किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम? अब मैं आपको समथिंग न्यू बता रहा हूं। मिनिमम प्राइस में सिर्फ डिमांड सिर्फ इतनी रह गई है Q1 तक। ये एरिया X प्रोड्यूसर के सरप्लस में कम हुआ, ये एरिया Y कंज्यूमर के सरप्लस में कम हुआ। ये बात समझ आ रही है? पहले हम मिनिमम प्राइस के बेनिफिट्स करते हैं। मेरी बात सुनो, पहले क्वांटिटी थी Q, अब सिर्फ Q1 डिमांड हो रही है, तो ये जो कम हुई है उसमें एक वेलफेयर लॉस, इतना कंज्यूमर सरप्लस और इतना प्रोड्यूसर सरप्लस हैदर खत्म हो गया। अगर गवर्नमेंट इसको इंश्योर कराती है और ये वाकई यहां तक सप्लाई जाती है, फिर प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ेगा, ये पूरा इलाका उसमें आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने बेसिक ग्राफ बनाया ना, तो सबसे पहले मिनिमम प्राइस को डिफाइन कर दें। इट्स अ लॉ बाय द गवर्नमेंट वेयर बाय प्रोड्यूसर्स आर नॉट अलाउड टू चार्ज ओवर बिलो द मिनिमम प्राइस। इट इज डिजाइंड टू बेनिफिट प्रोड्यूसर्स, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, ठीक है, एंड समटाइम्स टू कट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स, या सॉरी सॉरी नो गलत बोल गया हूँ, टू इम्प्रूव द सप्लाई ऑफ मेरिट गुड्स या एक्सटर्नल बेनिफिट्स वाली की प्रोडक्शन है, उस केस में भी गवर्नमेंट ये कर सकती है। ये इसके बेनिफिट अलॉन्ग विद द ग्राफ, 4 मार्क्स आपको आ गए। दोनों बेनिफिट समझ आ गए, एक तरह की इनकम बढ़ेगी, उनको प्रॉफिट मिलेगा। सॉरी, मेरिट गुड्स डीमेरिट में नहीं, सॉरी, मैं वो उसमें मैक्सिमम लगती है। श्योर श्योर, मैंने पूरा ये बेटे सॉल्व किया हुआ है। अभी तो मैं आपको जुबानी बता रहा था, मैं जल्दी से आपके साथ पढ़ देता हूँ, ठीक है? ये पूरा इसलिए मैंने सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले मेरा बेटा, ये किधर है, कौन सा क्वेश्चन है, इनकम इनक्वालिटी का था। अब देखिए, with the help of a diagram, assess whether the introduction of a minimum price in a market can be justified. Define minimum price and give examples. डेफिनेशन दे के एग्जांपल्स दो कि जी फार्मर्स को आमतौर पर दिया जाता है या मेरिट गुड्स की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, समथिंग लाइक दैट, सप्लाई बढ़ाने के लिए। फॉलोइंग इज अ डायग्राम, वो मैंने उधर बना दिया। अब उसी डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो उधर बनाया है। इन दिस डायग्राम, supply and demand curve intersect at point E, which represents the equilibrium price and quantity in the absence of any government intervention. If minimum price is set above equilibrium price, such as जो मैंने लगाई P minimum, it will create a surplus of supply represented by shaded area between point A and B। वो मैंने shaded area नहीं बनाया, लेकिन अब समझ गए वो Q1 to Q2 surplus है। कंज्यूमर ज्यादा नहीं खरीद रहे, प्राइस ज्यादा है, प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाह रहे हैं। सरप्लस के रिजल्ट में देर इज अ, ये जो ट्राइंगल है, ये आपका डेड वेट लॉस हो रहा है। इसको मैंने यहाँ पे लेबल नहीं किया, लेकिन ये देखो, ये वाला डेड वेट लॉस हो रहा है, ये बना दें। फिर उसके बाद आप बताएं कि जी इसके फायदे क्या हैं। इसके फायदे क्या हैं जी, यहाँ पे डिस्पाइट दीज नेगेटिव कॉन्स, यहाँ से सम आर्ग्यू दैट द मिनिमम प्राइस कैन बी जस्टिफाइड इन सर, मैं एंड पे तो नहीं आ गया, नहीं ठीक है। सम आर्ग्यू दैट द मिनिमम प्राइस कैन बी जस्टिफाइड, for example, in the case of a market for a good that has external benefits, positive spillover effects, such as education and healthcare, merit goods, वगैरह, a minimum price can help to ensure that these goods are produced and consumed at socially optimum level. Similarly, a minimum price can be used to support a particular industry या farmers वगैरह उनकी इनकम बढ़ा सकें जिनकी इनकम अनस्टेबल है। समझ आ गया? ये दो बेनिफिट्स आपने लिखने हैं। सर्टेन गुड्स जो अंडर कंज्यूम एंड अंडर प्रोड्यूस हो रही है, मेरिट गुड्स, या एक्सटर्नल बेनिफिट्स के केस में अंडर प्रोडक्शन हो रही है, उनके केस में गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस लगा के उनको बेनिफिट दे सकती है, प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को। यस बेटे, क्या बता सकते हैं? हैदर क्या बोल रहे हो?
कर दो। ना देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। डायग्राम के 2 मार्क्स आप ले चुके हो। अब सिर्फ 2 मार्क्स है, मैंने खुद बहुत ज़्यादा लिख दिए। लेकिन ठीक है, आप करना चाह रहे हो बनाओ, टाइम बचाओ, अपना मैनेज करो तो कोई मसला नहीं। ठीक है? अब प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लैक मार्केट्स पैदा होती हैं, सरप्लस को जो है वो कंज्यूमर खरीद नहीं रहे होते, हाई प्राइस है तो प्रोड्यूसर्स डिसअपॉइंट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर ब्लैक मार्केट्स में सस्ता बेचना शुरू होते हैं। गवर्नमेंट को पुलिसिंग करनी पड़ती है, ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, सच एज बफर स्टॉक्स रिलीज करके, या इंपोर्ट करके, या सब्सिडी देकर। ये सारा उसका हमने यहाँ पे किया। इवैल्यूएशन देख लो, समझ आ गया? नेगेटिव समझ आ गए? क्योंकि बहुत दफा करवा चुका हूँ। Overall, the decision to introduce a minimum price in a market should be based on a careful consideration of potential benefits and costs, and alternative policy options should be explored. चलें, यहीं पे मैंने ख़त्म कर दिए। अच्छा, मैंने कहा था कि वो वाले आप खुद लिख लेंगे। Minimum price are inherently inefficient. They cause surplus in the market, distort market forces. Government can only sustain them for a short period. In the long term, government will not be able to manage. They do not have enough finances. So overall, the decision to introduce minimum price should be based on potential benefits and costs. और बाकी ऑप्शंस देख के, अगर उससे बेहतर ऑप्शन नहीं है तो फिर मिनिमम प्राइस लगानी चाहिए। समझ आ गया मेरा बेटा या नहीं? Alrighty, let's see now. Is there another question here? No. ये डॉक्यूमेंट मैं कंप्लीट, जी 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 बेटे। वेलफेयर लॉस हमेशा जब क्वांटिटी कम बन रही हो या जरूरत से ज्यादा। इस केस में देखो, क्यू पे हो रही थी ना ट्रेड, बिफोर मिनिमम प्राइस, अब सिर्फ क्यू वन पे हो रही है। तो ये देखो, कंज्यूमर सरप्लस में ऊपर वाला हिस्सा गया, प्रोड्यूसर सरप्लस में नीचे वाला हिस्सा, वेलफेयर लॉस सोसाइटी का। ओके जी। जी 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 जी। दोबारा 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 दोबारा। बाकी माइक्स बंद कर दो, आई कैन नॉट हेयर। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? बेटे इसका तो, इसके ऊपर तो पूरी 600 सफ़ों की बुक्स मिल जाएंगी आपको, एक मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो उसमें लिख सकते हैं आप। माइक बंद कर दें, बहुत ज़्यादा वो हो रही है डिस्टर्बेंस। माइक बंद कर दें। तो इन्होंने कहा था कि और बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं कि जी प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट इंसेंटिव आएगा तो उनकी इनकम्स बढ़ेंगी, इकोनॉमी में एक्सपेंशन आएगी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया जी सेक्शन बी। बच्चों, कितना एक मुश्किल लगा मुझे थोड़ा सा सेक्शन बी के पार्ट एज ने जरा डिस्टर्ब किया कि वुड यू बी एबल टू आइडेंटिफाई कहाँ नॉलेज है, कहाँ एनालिसिस है। ए पार्ट वाकई मुश्किल है। तो थोड़ा सा अब आपको आइडिया हो गया कि क्वेश्चन को 3 हिस्सों में तोड़िएगा। कि वो पूछ क्या रहा है, वो 3 मार्क्स के लिए होगा कि इनइक्वालिटी क्यों आती है, 3 रीजंस, 2-2 लाइंस में। फिर इसके बेनिफिट्स उसने खुद ही पूछ लिए। कंसिडर वेदर का इसका मतलब है कि बाद में प्रॉब्लम्स बतानी है, नुकसान बताने हैं, वो आपकी वैल्यूएशन बन जाएगी। गॉट इट? इसी तरह फंक्शंस ऑफ प्राइस 3 बताएंगे, 3 मार्क नॉलेज के आ गए। उसकी इंपॉर्टेंस रिसोर्स एलोकेशन में कितनी इफेक्टिव है, फायदे उसके बताने के 3 मार्क्स हैं। जो वेलफेयर बढ़ेगी कंज्यूमर्स की, जो प्रोड्यूसर ज्यादा एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज, प्रॉफिट कमाएंगे, एक्सपेंशन लाएंगे, वो सारा कुछ। फिर डीमेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स वगैरह सही क्वांटिटी में नहीं बन सकेंगी, वो 2 मार्क्स इवैल्यूएशन। समझ आ रही है? तो इस तरह करके आपको तोड़ना पड़ेगा। दे आर अ बिट ऑड, आई मस्ट से। बच्चों, आइडिया हो गया। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और भी हैं, तो उनको भी हम एक सेक्शन है तो देख लेना। फिर उसके बाद 4A, कई बच्चे मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 5 चूज करेंगे। मेरे ख्याल में 4 जो है 20 आउट ऑफ 20 वाला क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको समहाउ इंटरप्रेट कर जाओ। एक बार तसल्ली से 20 सेकंड लें, क्वेश्चन को समझें। फिर मैं बच्चों से पूछता हूं 3 मार्क्स नॉलेज के क्या हैं, 3 एनालिसिस के क्या है, और फिर 2 इवैल्यूएशन के क्या है। बंद तो नहीं होगी क्लास? अजीब सी आवाज आई है। नहीं, ठीक है। अच्छा, वो कॉल एक्सटेंशन की बात आई, ठीक है।
जी बच्चों जरा देख लो, मुझे एक बच्चा बताए इसमें 3 मार्क्स नॉलेज के कौन से हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है और कहां इक्विलिब्रियम आता है? ठीक है। एनालिसिस के 3 मार्क्स कहां से आएंगे? ये नहीं नहीं, वो इवैल्यूएशन है, कंसिडर द एक्सटेंट इज इवैल्यूएशन। जब ये ओपन इकोनॉमी बनेगी तो क्या चेंजेस आएंगे, कौन से सेक्टर ऐड होंगे, क्या विड्रॉल इंजेक्शंस ऐड होंगे, फिर किस हद तक ऐड होंगे, वो इवैल्यूएशन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप मुझसे पूछें तो इस पे आप प्रैक्टिस। सॉरी सॉरी, वन बाय वन क्या ऐड होंगी? एक्स माइनस एम ऐड होगा, परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट, एक्स माइनस एम ऐड होगा। अब मेरा बेटा इसकी मैं आपको मार्क स्कीम दिखा रहा हूँ, इसको पकड़ लो, ये आसान क्वेश्चन है। दूसरा वाला तो मैंने आपको सॉल्व करके भेजा हुआ है इन योर नोट्स। सबसे आखिरी टॉपिक हमने ये किया था आखिरी क्लास में, हमने ये किया था, ठीक है, सेकंड लास्ट क्लास। यही बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखो इसमें, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, मिनिमम प्राइस भी हो गया ये। Follow the point-based marking guidance at the top of this mark scheme and award. 3 marks for AO1 knowledge and understanding. ये क्या है जी? Clear knowledge and understanding that circular flow of income in a closed economy involves 3 sectors: households, firms, government. इनकी वजह से इंजेक्शन आते हैं आय के, इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म्स की वजह से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के, गवर्नमेंट की वजह से, और विड्रॉल्स कौन सी आती हैं? सेविंग्स हाउस होल्ड की तरफ से और टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा मार्क आ गया। तीसरा, इक्विलिब्रियम कहां होता है? जहां आई प्लस जी यानी इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस टैक्सेस। समझ आ गया? ये मुश्किल लग रहा है कुछ? नहीं, जरूरत उसने मांगा नहीं हुआ, कहता डायग्राम तो आप बनाते, वरना जरूरत ही नहीं है। दूसरा, सॉरी, फिर नेक्स्ट क्लास में, अभी टाइम खत्म हो रहा है, मैं फिर ये खत्म करवा दूं आपको। फिर एनालिसिस में, एनालिसिस ऑफ हाउ circular flow of income changes as an economy becomes an open economy, which means introduction of participation in international economy through the injection of exports and the withdrawal of imports, so that equilibrium income is now I plus G plus X is equal to savings plus taxes plus imports। ये 3 मार्क्स एनालिसिस के। अब कितना वो कहेगा, कंसिडर द एक्सटेंट टू विच सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विल चेंज, इट विल डिपेंड ऑन कितना पार्टिसिपेट कर रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड में। चाइना, वियतनाम जैसे कंट्रीज, थाईलैंड, ये बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में करते हैं पार्टिसिपेट। तो वो जब ओपन इकोनॉमी बने होंगे तो उनका ठीक ठाक चेंज आया होगा सर्कुलर फ्लो में। लेकिन जो क्लोज्ड इकोनॉमीज लाइक ईरान एंड नॉर्थ कोरिया वगैरह, उनका सर्कुलर फ्लो में इतना चेंज नहीं आएगा, वो बहुत थोड़ी इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। तो offers a valid judgment on the extent to which circular flow of income changes as economy becomes an open one, depending on the importance of net international trade to reach a conclusion। अगर वो ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत बड़ा चेंज आएगा सर्कुलर फ्लो में, क्लोज से ओपन पे जाने में। और अगर वो थोड़ी ट्रेड करते हैं तो माइनस का फर्क आएगा। मेरे बच्चों समझ आ गया या नहीं? हम्म। जी जी, एब्सोल्युटली। देखिए, आप मुझसे आप पूछें टू व्हाट एक्सटेंट अ फीवर हार्म्स अ पर्सन, जितना ज्यादा हाई बुखार हो उतना ज्यादा हार्म है, जितने ज्यादा दिन रहे उतना ज्यादा वो हार्मफुल है। तो ये बात है ना। समझ आ गया मेरे बच्चों सबको? अब मेरी क्लास खत्म हो रही है, मैं बंद कर रहा हूँ। हैदर मुझे रिमाइंड करवाना, कल आपको सर्कुलर फ्लो का डायग्राम एक बार बना के दिखा दूंगा। ऑलराइट जी, दैट्स इट। हैव अ गुड। यस यस यस। अल्लाह हाफिज जी, जी गुरुवा। कम अगेन, व्हाट आर यू सेइंग? फिर तो कुछ नहीं हो सकता बेटे, बस 6 मार्क्स तो आ गए ना, दैट इज गुड इनफ इज वेल। आई एम टेलिंग यू, आपका ग्रेड। जी फातिमा, क्या कह रहे हो?
उसने कहा है कि क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी जाए, क्या चेंजेस होंगे एंड कंसीडर व्हाट एक्सटेंट विल बी द चेंज। जितना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, उतना सर्कुलर फ्लो में ज्यादा चेंज आएगा। अगर थोड़ी सी इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत थोड़ा फर्क आएगा। ये आंसर है। सिंपल सिंपल। तो अगर ज़ुर्बा ना समझ आए तो 6 मार्क्स। आई एम टेलिंग यू योर ग्रेड थ्रेशोल्ड इज गोना फॉल दिस ईयर। इट्स अ टफ सेक्शन। पार्ट ए वाले क्वेश्चंस बच्चों को समझ नहीं आएगी आसानी से। तो इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के 60 में से मुझे लगता है 30 28 पे आ जाएगा इस दफा। सो चिल करके पेपर देना, आप लोगों के तो 40 40 आने इंशाल्लाह। जी हैदर, जल्दी से पूछ लें।